पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान से पाठ 1, जिसका नाम है भारतीय संविधान। यानी इस पाठ में हम अपने संविधान के बारे में समझेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। पहला, संविधान का अर्थ यानी संविधान का मतलब क्या होता है। दूसरा, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। तीसरा, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, जैसे कि संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है, मौलिक अधिकार यानी अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, धर्मनिरपेक्षता इसका क्या मतलब होता है ये समझेंगे। अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ की शुरुआत की गई है फुटबॉल के खेल से। आप में से ज्यादातर ने इस खेल के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने खेला भी होगा। ये खेल कैसे खेला जाता है, पैरों से, यानी पैरों का इस्तेमाल करके ये खेल खेला जाता है। इस खेल का एक नियम है, वो क्या है, गोलकीपर के अलावा दूसरा कोई खिलाड़ी बॉल को बांह से नहीं छू सकता, यानी हाथ का प्रयोग करके नहीं खेल सकता। पैर का प्रयोग करके खेल खेला जाएगा, ये इस खेल का नियम है। अब ये बताओ, इस खेल में यदि खिलाड़ी हाथों का प्रयोग करके बॉल से खेलने लगे तो क्या इस खेल को फुटबॉल कहा जा सकता है? नहीं। तो इसी तरह से हॉकी खेल के भी कुछ नियम होते हैं, क्रिकेट खेल के भी अलग नियम होते हैं और फुटबॉल खेल के भी अलग नियम होते हैं, वो हमने समझ लिए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अलग अलग खेल के अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, ये टेनिस है। जिस तरह से अलग अलग खेलों के अलग अलग नियम होते हैं, उसी तरह से हर समाज के, हर सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के आधार पर ही हम सोसाइटी में अंतर कर सकते हैं। सोसाइटी में जो भी नियम होते हैं वो आम सहमति से तय किए जाते हैं, यानी सब लोगों की सहमति से तय होते हैं। और आज के समय में ये आम सहमति यानी सोसाइटी के जो नियम है वो लिखित रूप में पाए जाते हैं, अर्थात आज के समय में हम इन नियमों को लिखा हुआ पाते हैं। और जिस दस्तावेज में ये नियम लिखे हुए मिलते हैं उस दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। तो संविधान का मतलब क्या होता है, नियमों और कानूनों का ऐसा दस्तावेज, आसान भाषा में किताब कह सकते हैं, यानी नियमों और कानूनों की ऐसी किताब जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी ऐसी किताब जिसमें नियम और कानून लिखे रहते हैं, उन नियमों और कानूनों के आधार पर ही किसी देश का शासन चलाया जाता है। और ये जो नियम कानून होते हैं ये कैसे तय किए जाते हैं, लोगों की आम सहमति से तय किए जाते हैं। संविधान का क्या मतलब होता है ये हमने समझ लिया है। अब अगले पेज पर चलते हैं जहाँ पर हम ये समझेंगे कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी हमें संविधान क्यों चाहिए। पिछले पेज में हमने क्या समझा था, संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब नियमों और कानूनों की ऐसी किताब, ऐसा दस्तावेज जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये संविधान का मतलब हमने समझ लिया था। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट का ये मतलब है कि लोग अपने देश को, अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, वे आदर्श कहाँ पर मिलते हैं, संविधान में। उदाहरण से समझते हैं, अपने देश के संविधान का उदाहरण लेते हैं, यानी भारतीय संविधान का ही उदाहरण लेते हैं। जब हम अपने देश के संविधान को खोलते हैं तो शुरुआत में ये प्रस्तावना मिलती है। इस प्रस्तावना से हमें ये पता चलता है कि भारत के लोग यानी हम किस तरह का देश, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, यानी हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा, इस प्रस्तावना से समझ सकते हैं। अब प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना को पढ़कर ये तो समझ में आया होगा कि हम कैसा देश चाहते हैं जहाँ पर सबको स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिले। ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये आदर्श हैं। हमारा देश ऐसा होना चाहिए, यानी हम भारत के लोग अपने देश को इस तरह का बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर इस पॉइंट का यही मतलब है कि लोग जिस तरह का समाज चाहते हैं, देश चाहते हैं, उन आदर्शों को संविधान में लिखा जाता है। यानी संविधान से ही पता चल जाता है कि हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पिछले पेज में हमने क्या समझा था कि जिस तरह का देश हम चाहते हैं, जिस तरह का समाज हम चाहते हैं, उन आदर्शों को संविधान में लिखा जाता है। ये हमने समझ लिया था। अब एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, वो ये कि हर देश का अपना संविधान होता है, चाहे वो देश लोकतांत्रिक देश है या फिर अलोकतांत्रिक देश। चीन का उदाहरण ले लेते हैं तो चीन क्या एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं, एक अलोकतांत्रिक देश है। फिर भी उस देश का अपना संविधान होगा, क्योंकि संविधान में ही तो वे नियम और कानून होते हैं जिनके जरिए किसी देश का शासन चलाया जाता है। उसी तरह से हमारा देश है भारत, एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा भी अपना संविधान है जिसके अनुसार हमारे देश का शासन चलाया जाता है। तो हर देश का अपना संविधान होता है, चाहे वो देश लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक देश है। पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए नेपाल का उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले ये देख लेते हैं नेपाल है कहाँ पर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हमारा पड़ोसी देश ये रहा, जो हल्के गुलाबी रंग से दिखाया गया है, ये रहा नेपाल। घटना क्या है, नेपाल के लोगों ने अंतरिम संविधान को मंजूरी दी, लेकिन वहां पर तो संविधान पहले भी था, फिर अंतरिम संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले तक नेपाल में राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। जो संविधान पहले था उसमें क्या था, शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। यानी पहले का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सारी शक्तियां राजा के पास होंगी। लेकिन नेपाल के लोग लोकतंत्र लाना चाहते थे, इसके लिए वो लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे थे और उनको सफलता भी मिली। 2006 में जब राजा की सत्ता को खत्म कर दिया गया, यानी राजा को गद्दी से हटा दिया गया। अब समझने वाली बात ये है कि नेपाल में पहले जो संविधान था वो अलग था, क्योंकि उस समय नेपाल में राजा का शासन था, राजतंत्र था। अब राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की गई है, लोकतंत्र लाया गया है, तो अब जो संविधान होगा वो अलग होगा। आपको याद होगा फुटबॉल के खेल का उदाहरण लिया था हमने, यानी खिलाड़ी फुटबॉल को पैर से न छूकर बाहां से छू ले तो फुटबॉल खेल थोड़ी ना कहेंगे उस खेल को। उसी तरह से नेपाल में जब राजतंत्र था, राजा का शासन था, उसकी जगह लोकतंत्र आ गया, लोगों का शासन आ गया, इसलिए सारे नियम और कानून बदलने पड़ेंगे। लोकतंत्र के हिसाब से नियम और कानून बनाने पड़ेंगे। पहले राजा का शासन था, उसी हिसाब से नियम और कानून थे। अब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के हिसाब से नियम और कानून होंगे। ये था पहला पॉइंट कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। एक तो संविधान से ये पता चलता है कि समाज का स्वरूप कैसा होगा। दूसरा, उन आदर्शों को संविधान में सूत्रबद्ध किया जाता है जिस तरह का देश नागरिक चाहते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए अगले पेज पर चलते हैं। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, पहला पॉइंट हमने समझ लिया है। ये दूसरा पॉइंट है, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। उदाहरण से समझते हैं, नेपाल का जो पुराना संविधान था वो क्या बताता है। नेपाल में राजा का शासन था, यानी राजतंत्र था। जब अंतरिम संविधान को मंजूरी दी गई तो उसमें क्या बताया गया कि देश में लोकतंत्र होगा, यानी राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, राजा को गद्दी से हटा दिया गया। नेपाल के लोग अब लोकतंत्र लाना चाहते थे, इसलिए अंतरिम संविधान को मंजूरी दी गई। उसमें ये बताया गया कि हमारा देश अब एक लोकतांत्रिक देश होगा। अब हम अपने देश का ही उदाहरण ले तो हमारे देश भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो
कुल मिलाकर इस पॉइंट का यही मतलब है, किसी देश में किस तरह की शासन व्यवस्था होगी ये हमें कैसे पता चलता है, उस देश के संविधान से पता चलता है। हमारे देश के संविधान से हमें पता चलता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि वो हमारी तरफ से जो सत्ता की जिम्मेदारी दी गई है उसका वे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। यानी हमने अपने नेता चुन लिए, वो नेता क्या करते हैं, शासन चलाने का काम करते हैं, लेकिन संभावना ये भी तो रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, यानी जनता को परेशान कर सकते हैं। इससे कैसे बचा जाए ये भी हमें संविधान ही बताता है। यानी संविधान ऐसे नियम तय करता है कि राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके, राजनेता सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाए, अपने पद का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कक्षा का। सुरेश नाम का एक लड़का है जो कि क्लास का मॉनिटर है। वो कैसा है, दबंग टाइप का है। उसकी कक्षा के अन्य बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर है मिसेज राव, उनको किसी काम से बाहर जाना है तो वो मॉनिटर को कहती है कि सभी बच्चों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब सुरेश जो कि दबंग टाइप का लड़का है, उसे तो मौका मिल गया। टीचर के जाने के बाद सुरेश क्या करता है, अनिल को परेशान करने लग जाता है। अनिल सुरेश से कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा टीचर से, लेकिन सुरेश क्या करता है, टीचर के आते ही अनिल की ही शिकायत कर देता है, जबकि अनिल ने तो कुछ किया भी नहीं। किया किसने था, सुरेश ने। क्या किया था, अनिल को परेशान किया था टीचर के जाने के बाद। पनिशमेंट किसको मिलती है, अनिल को, जबकि सुरेश को मिलनी चाहिए थी। इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आता है, जिस तरह से सुरेश ने अपने मॉनिटर पद का दुरुपयोग किया है, उसी तरह से हमारे द्वारा चुने हुए नेता भी अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो संविधान ही हमें ये बताता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। नेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, ये हमें किससे पता चलता है, संविधान से। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ये दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया है। तीसरे पॉइंट के लिए चलते हैं अगले पेज पर। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके दो पॉइंट हमने पीछे के पेजों में समझ लिए हैं। ये तीसरा पॉइंट है, इसे भी समझ लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए कक्षा के भीतर की एक घटना का उदाहरण दिया गया है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो कक्षा के बच्चों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि गेम्स के पीरियड में कौन सा खेल खेलेंगे। लड़कियां कहती हैं कि आज कुछ अलग खेलते हैं जैसे कि फुटबॉल। लड़के क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। मतलब ये है कि गेम्स के पीरियड में कौन सा खेल खेला जाएगा, इस बात को लेकर लड़के और लड़कियों के बीच बहस हो जाती है। टीचर विवाद को हल करने का एक तरीका निकालती हैं। टीचर क्या करती हैं, दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय देने को कहती हैं कि कौन क्रिकेट खेलना चाहता है और कौन फुटबॉल खेलना चाहता है। अब साधारण सी बात है, लड़के ही जीतेंगे, यानी लड़कों के हित में ही फैसला होगा। क्यों, क्योंकि कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर उदाहरण से क्या समझ में आया, ये तो सिर्फ कक्षा का उदाहरण दिया गया है। ऐसे विवाद समाज में दो समुदायों के बीच भी तो हो सकते हैं। जो ताकतवर समूह होगा वो कम ताकतवर समूह को दबाने की कोशिश करेगा, जैसे कि उदाहरण में भी दिया गया है। ज्यादा ताकतवर समूह कौन सा है, लड़कों का। कम ताकतवर समूह कौन सा है, लड़कियों का। कहने का मतलब ये है कि बहुमत वाला समूह यानी जिनकी संख्या ज्यादा है उनके हित में ही फैसला होगा, और जिनकी संख्या कम है उनके हितों की तो अनदेखी की जाएगी, यानी उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। यानी जहाँ पर बहुमत वाला गुट होता है वो लगातार ऐसे फैसले लेता है, ऐसे फैसलों को लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, जैसा कि कक्षा के उदाहरण से हमने समझा है। तो बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है, संविधान। तो संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरी या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तीसरे पॉइंट में ही वर्चस्व के प्रकार दिए गए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अंतर
सामुदायिक वर्चस्व। इसका क्या मतलब होता है? जब एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश करता है, उसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग किसी अन्य धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के वर्चस्व में समुदाय अलग अलग होंगे। दूसरा आता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। इसमें क्या होता है? एक समुदाय के भीतर ही कुछ लोग दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ही कुछ लोग अपने धर्म के ही लोगों को दबाने की कोशिश करें। इस प्रकार के वर्चस्व में समुदाय अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही समुदाय के लोग अन्य लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 3 पॉइंट हमने समझ लिए हैं। चौथे पॉइंट को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी संविधान क्यों होना चाहिए? ताकि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अब आप ये सोचोगे कि खुद को अपने आप से बचाने का क्या मतलब है? चलो समझते हैं। कई बार क्या होता है, किसी मुद्दे पर हम बहुत तीखे ढंग से सोचने लग जाते हैं। ऐसे विचारों पर अमल कर लिया जाए तो हमें ही नुकसान होगा। उदाहरण से समझते हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनको ये लगने लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए चीजों को सही करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए। अब सोचो कि तानाशाही शासन आ जाता है तो क्या होगा? हमारे हितों को ही नुकसान पहुंचेगा। लोकतंत्र में जो अधिकार नागरिकों को मिले हुए थे, क्या वे तानाशाही के दौरान भी रहेंगे? उत्तर क्या होगा? नहीं। तो लंबे दौर में तानाशाही शासन किसे नुकसान पहुंचाएगा? देश के लोगों को। तो किसी भी तरह की शासन व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं है। हमारी किताब में एक उदाहरण दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं, तब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। शबनम नाम की एक लड़की है, कल उसका पेपर है और उसे 2 चैप्टर अभी पढ़ने हैं। साथ में ही क्या है, टीवी में उसका फेवरेट सीरियल भी आया हुआ है। तो वो सोचती है कि अगर मैं अपना फेवरेट सीरियल देखूं तो कल पेपर अच्छा नहीं होगा। तो शबनम के मम्मी पापा उसे परेशान देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? तो शबनम उन्हें बताती है कि मुझे ये टीवी सीरियल देखना है और कल मेरा पेपर भी है। अगर आप लोग टीवी ना देखो, आज टीवी बंद कर दो, तो मेरा भी मन नहीं होगा टीवी देखने का, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊंगी। तो उसके माता पिता क्या करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। अगले दिन शबनम की परीक्षा होती है। परीक्षा देते समय वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि उन आखिरी 2 अध्यायों में से ही बहुत सारे प्रश्न पेपर में आए हुए थे। तो जिस तरह से शबनम के पेरेंट्स ने शबनम की मदद की सही निर्णय लेने में, ताकि उसे भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, उसी तरह से हमारा संविधान भी हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है। तो किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके 4 पॉइंट थे जो कि हमने समझ लिए हैं। अब हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को समझेंगे अगले पेज से। यहाँ तक हमने क्या समझा है कि संविधान का अर्थ क्या है, यानी संविधान का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने ये समझा कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम हमारे देश के संविधान यानी भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को एक एक करके समझेंगे। मुख्य लक्षणों को समझने से पहले भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आज के समय में हम जो भारत देखते हैं वो पहले से ऐसा नहीं था। यानी आज हमारे पास अपना संविधान है, पहले हमारे देश के पास अपना संविधान नहीं था। आपको मालूम होगा कि भारत पर लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा है। उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता था। धीरे धीरे भारतीय जागरूक हुए, लोगों को आजादी का मतलब समझ में आने लगा। अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, इन सबका नाम आपने सुना होगा। तो एक लंबे समय तक संघर्ष के बाद 1947 में हमें आजादी मिली। अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों के दौरान भारतीयों ने ये तो तय कर लिया था कि आजादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यानी जब भारत के लोग अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये तय कर लिया था कि आजादी के बाद भारत में कैसी शासन व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, जिसमें हर नागरिक को समान माना जाएगा, यानी हर नागरिक का दर्जा बराबर होगा। 1947 में हम आजाद हो गए। अब बारी थी संविधान बनाने की, क्योंकि हमारे पास अपना संविधान
नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे, हम उन्हीं नियमों और कानूनों को फॉलो करते थे। आजादी से पहले हमने ये तो सोच लिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और सरकार के कामकाज के नियम क्या होंगे, ये सब तय किया जाना था। अब एक व्यक्ति तो संविधान बनाने का काम नहीं कर सकता। संविधान बनाने का काम किया लगभग 300 लोगों की एक सभा ने, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना संविधान सभा के लिए एक जिम्मेदारी वाला कार्य था, क्योंकि उस समय भारत कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था। किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा कि भारतीयों के लिए संविधान बनाने का काम एक संविधान सभा द्वारा किया जा रहा था, जिसमें लगभग 300 लोग शामिल थे। अब जो ये संविधान निर्माण का काम था, वो संविधान सभा के लिए जिम्मेदारी वाला काम था, चुनौतीपूर्ण काम था। वो कैसे? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें कई समुदायों के लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अनेकों भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम। रहन सहन में भी भिन्नता है, यानी सब कुछ भिन्न था। दूसरा, ये तय हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान अब अलग देश हैं, लेकिन कुछ रियासतें थी जो ये तय नहीं कर पा रही थी कि उन्हें किस देश में शामिल होना है, यानी पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में। तीसरा, भारत आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था, यानी आर्थिक स्थिति भी अब भारत की अच्छी नहीं थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। यानी अलग अलग धर्मों के लोग जरूर रहते हैं भारत में, अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, रहन सहन में भी भिन्नता है, लेकिन इतनी विविधता के बावजूद भी हम एक हैं। ये भारतीय संविधान से पता चलता है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी को समाप्त करने पर ध्यान दिया गया। और क्या शामिल किया गया संविधान में? जनप्रतिनिधियों के चुनाव में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इस बात पर भी संविधान में काफी जोर दिया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक टिकाऊ संविधान दिया जो अभी तक चल रहा है। हालांकि संशोधनों के माध्यम से कुछ सुधार भी किए जाते रहे हैं। अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को, मुख्य आयामों को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ से हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। कहने का मतलब ये है कि भारत में केंद्र स्तर पर सरकार होगी जिसके कानून पूरे देश में लागू होंगे। फिर राज्य स्तर पर भी सरकारें होंगी, जो राज्य स्तर की सरकारें होंगी उसके कानून उस राज्य में ही लागू होंगे, ना कि अन्य राज्यों में। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार के कानून महाराष्ट्र राज्य में लागू होंगे, ना कि राजस्थान, गुजरात या किसी अन्य राज्य में। राज्य के स्तर पर देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल की अपनी सरकार है, इसी तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, असम, इन सभी राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं। इन राज्यों की सरकारों के कानून अपने अपने राज्यों में लागू होंगे, ना कि अन्य राज्यों में। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार जो कानून बनाएगी वो पश्चिम बंगाल राज्य में लागू होंगे, तमिलनाडु की सरकार जो कानून बनाएगी वो तमिलनाडु में लागू होंगे। ऐसे ही अन्य राज्यों की सरकार जो कानून बनाएगी वो उसी राज्य में लागू होंगे जिस राज्य से वो सरकार संबंधित है। राज्यों के बाद पंचायत के स्तर पर सरकार का गठन किया गया है। इन पंचायत की सरकारों के कानून कहाँ लागू होंगे? उन गांवों में लागू होंगे जिनसे वे सरकार संबंधित है। तो कुल मिलाकर संघवाद का मतलब क्या समझा हमने? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। जैसा कि हमारे देश में देखने को मिलता है, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार का गठन किया गया है, राज्य स्तर पर राज्य सरकारों का गठन किया गया है और उसके बाद पंचायती स्तर पर भी सरकारों का गठन किया गया है। अब आपको ये लगेगा कि अलग अलग स्तरों पर सरकारों
का गठन करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग समुदायों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यदि सिर्फ केंद्र के स्तर पर सरकार का गठन किया जाता और वो ही कानून बनाती तो मुश्किल होती, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बैठे कुछ लोग किस तरह से पूरे देश के लिए नियम कानून बनाते और उनको लागू कर पाते, कई तरह की समस्याएं आती। एक होटल के उदाहरण से समझते हैं। क्या होटल का मालिक सब काम अकेले कर सकता है, जैसे कि खाना बनाना, मिठाइयाँ बनाना, होटल की साफ सफाई करना, ग्राहकों को उनकी टेबल पर खाना पहुंचाना, बिल बनाना? उत्तर क्या होगा? नहीं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग काम करने वाले होंगे, तभी क्या होगा? होटल ठीक ढंग से चलेगा। जिस तरह से होटल का मालिक एक होटल को अकेला नहीं संभाल सकता, उसी तरह से दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश को कैसे संभाल सकते हैं? इसलिए कई स्तरों पर सरकार का गठन किया गया। भारत में जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है, यानी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये नहीं है कि राज्य अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला ले सकते हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों को सभी राज्यों को मानना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि कौन से स्तर की सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी, इसके लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जैसे कि संघ सूची। इस सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। उसके बाद आती है राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। फिर आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं, उन पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो क्या है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून तो दोनों सरकारें बना सकती हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन यदि कानून को लेकर बहस हो जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा। तो संविधान में ये बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है, ये हमने समझ लिया है। साथ ही साथ संविधान में ये भी बताया गया है कि सरकारें अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि राज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत जरूर है, लेकिन संविधान के द्वारा राज्यों को अपनी ताकत और अधिकार मिले हुए हैं। हमारी जो पुस्तक है, उसमें भारतीय संविधान के 5 मुख्य लक्षण दिए गए हैं। पहला हमने समझ लिया है, दूसरे को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक हमने समझ लिया है, कौन सा? संघवाद। अब हम दूसरा समझेंगे, संसदीय शासन पद्धति। यानी हमारे देश में संसद कानून बनाती है और शासन चलाने का काम करती है। पिछले पॉइंट में हमने क्या समझा था? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का गठन किया गया है। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें, फिर पंचायती स्तर पर। तो सरकार के सभी स्तरों पर, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो या फिर पंचायती स्तर पर, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करते हैं। यानी हम अपने प्रतिनिधियों को वोट डालकर चुनते हैं। ये प्रतिनिधि फिर हमारे लिए कानून बनाते हैं, यानी शासन चलाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि संसद में बैठे वे प्रतिनिधि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो कानून बनाते हैं और शासन चलाने का काम करते हैं। अब जो ये प्रतिनिधि होते हैं, इनका चुनाव किन लोगों द्वारा किया जाता है, वो समझते हैं। हमारा संविधान सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ जाति, धर्म, लिंग, धन, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति किस धर्म का है, महिला है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, इस बात का कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। हर व्यक्ति वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है। साथ ही साथ अगर व्यक्ति चाहे तो खुद चुनाव भी लड़ सकता है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो होना जरूरी है। जिन प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जब लोग जवाब मांगे तो उन्हें देना होता है। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत लिया और जो मन में आया वो फैसला ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अब मान लो हमारे क्षेत्र में बिजली की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो रही है, पानी की सप्लाई भी ठीक नहीं है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आता। ये समस्याएं क्यों हो रही हैं? इनका जवाब हम किनसे मांगेंगे? जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है वे ही तो कारण बताएंगे कि आपके क्षेत्र में पानी की कमी क्यों हो रही है या बिजली की पूर्ति ठीक ढंग से क्यों नहीं हो पा रही। तो जिन प्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं वो जनता के प्रति यानी हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। जब हम जवाब मांगे उनको देना होता है। कुल मिलाकर इस पॉइंट में हमने क्या समझा है? संसदीय शासन पद्धति का मतलब प्रतिनिधियों का चुनाव किन लोगों द्वारा किया जाता है और जिन प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। संविधान के दो मुख्य लक्षण हमने पढ़ लिए हैं, तीसरे को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। संविधान के दो मुख्य लक्षण हमने समझ लिए हैं, कौन कौन से? संघवाद और संसदीय शासन पद्धति। यहाँ पर हम तीसरा समझेंगे, शक्तियों का बंटवारा। हमारा संविधान कहता है कि सरकार के तीन अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या काम करती है? कानून बनाने का। आपको याद होगा पिछले पॉइंट में हमने समझा था कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? कानून बनाने का काम करते हैं। कहाँ पर? संसद में। तो विधायिका का मतलब होता है वो संस्था जो कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या काम करती है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। यानी विधायिका जो कानून बनाती है उन कानूनों को लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सिविल सेवा के सदस्य ये सब आते हैं। फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या काम करती है? न्याय का काम करती है, न्याय करने का काम करती है। इसमें जज, वकील ये सब आते हैं। तो सरकार के ये जो तीन अंग है, तीन अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि है तो तीनों सरकार के ही अंग, फिर इनके बीच में शक्तियों के बंटवारे की क्या जरूरत थी? वो इसलिए ताकि सरकार का कोई अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। अब मान लो सारी शक्तियां विधायिका को दे दी जाए तो क्या होगा? विधायिका अपनी मनमानी कर सकती है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए शक्तियां किसी एक अंग को ना देकर तीनों अंगों के बीच बांटी गई हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। आपको याद होगा सुरेश का उदाहरण पढ़ा था हमने। सुरेश कक्षा का मॉनिटर है, यानी मॉनिटर पद की सारी शक्तियां सुरेश के पास हैं। मिसिज राव के जाने के बाद सुरेश क्या करता है? अनिल को परेशान करता है। जब मिसिज राव वापस आती है तो सुरेश अनिल की झूठी शिकायत कर देता है, जबकि अनिल ने तो कुछ किया भी नहीं था। गलती किसकी थी? सुरेश की। तो इस तरह से सुरेश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। यदि टीचर कक्षा में दो मॉनिटर बना दे और उनके बीच मॉनिटर के कामों का विभाजन कर दे, मॉनिटर के काम बांट दे, तो क्या सुरेश जैसा बच्चा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता, अनिल को परेशान करता? नहीं, दोनों मॉनिटर क्या करते? एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश रखते। इसी तरह से सरकार के तीनों अंग क्या करते हैं? एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कुल मिलाकर हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा है? सरकार के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि सरकार का कोई अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। ये तीनों अंग एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखते हैं। भारतीय संविधान के तीन मुख्य आयाम हमने अच्छे से समझ लिए हैं। चौथे आयाम को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
भारतीय संविधान के 5 मुख्य आयामों में से हमने 3 समझ लिए हैं। कौन कौन से? संघवाद, संसदीय शासन पद्धति और शक्तियों का बंटवारा। ये चौथा है, इसे भी समझ लेते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। वो कैसे? क्योंकि अंग्रेजों के शासन के दौरान, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारतीयों को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें किसी तरह के अधिकार नहीं थे, शासन में भागीदारी भी नहीं थी। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को हमें मानना पड़ता था। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने ये महसूस किया कि राज्य सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। इससे बचने के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब से बचने के लिए मौलिक अधिकारों को अलग से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यदि राज्य द्वारा हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय की बहुसंख्यक समुदाय से रक्षा करते हैं। वो कैसे? विभिन्न समुदायों के लोग हमारे देश में रहते हैं। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने के कई उदाहरण मिल जाएंगे। आपको याद होगा हमने एक उदाहरण भी समझा था कक्षा का। कक्षा में क्या था? लड़कों की संख्या ज्यादा थी और लड़कियों की संख्या कम थी। तो लड़के क्या करते थे? जो खेल वो खेलना चाहते थे वो खेल सकते थे, और लड़कियों को भी वही खेल खेलना पड़ता था जो लड़के खेलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है। इसी तरह से भारत में कई समुदाय अन्य समुदायों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये मौलिक अधिकार ही हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय की बहुसंख्यक समुदाय से रक्षा करते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार तो सबको मिले हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय हो। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का किसी भी समुदाय या राज्य द्वारा हनन किया जाता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। इसका क्या मतलब है? कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये नहीं कि पुरुष को न्याय मिल जाए और महिला को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, और जो अमीर है उसको जल्दी न्याय मिल जाएगा और जो गरीब है उसको न्याय पाने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, महिला हो या पुरुष हो, LGBT हो, सब कानून की नजर में बराबर हैं। समानता के अधिकार में और क्या आता है? सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। जैसे कि होटल में, खेल के मैदान में, दुकान में सभी लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं निम्न जाति से संबंधित हूँ तो मुझे इन स्थानों पर जाने नहीं दिया जाएगा। और क्या शामिल है समानता के अधिकार में? जब हम नौकरी के लिए राज्य के पास जाते हैं तो राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। समानता के अधिकार के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं और कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार कर सकते हैं। ये सब स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में 3 चीजें दी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो मानव व्यापार, यानी मानव को खरीदना बेचना अपराध माना गया है। दूसरा जबरिया श्रम, यानी जबरदस्ती श्रम कराने को अपराध माना गया है। हम किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते। तीसरा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध माना गया है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें क्या आता है? धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे कि कई जगह आपको मदरसे मिल जाएंगे। 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भी समझ लेते हैं। अब हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की
स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यदि हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? अदालत में जा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में किसी अन्य व्यक्ति को ये कहकर नहीं आने देता कि आप निम्न जाति से हो या आप उस धर्म से हो, तो ये व्यक्ति जिसे सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका गया है, ये क्या करेगा? अदालत के पास जा सकता है। यही है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्वों को भी जोड़ा गया है। नीति निदेशक तत्वों का जो खंड है उसे इसलिए जोड़ा गया ताकि ज्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाए जा सके। सरकार जब कानून और नीतियां बनाती है उस समय इन सिद्धांतों को यानी नीति निदेशक तत्वों को मार्गदर्शक के रूप में ध्यान में रखा जाता है। भारतीय संविधान के 4 लक्षण, 4 आयाम हमने समझ लिए हैं। 5वां कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। धर्मनिरपेक्षता। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। कोई धर्म अन्य धर्मों से ऊपर नहीं है और ना ही राज्य किसी विशेष धर्म को किसी भी प्रकार से बढ़ावा देता है। तो ये हमने भारतीय संविधान के 5 आयाम अच्छे से समझ लिए हैं। और पूरे पाठ को समझने के बाद आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि उस देश का संविधान कैसा होगा। जैसे कि अंग्रेजों के समय में क्या था? अंग्रेजों ने लोगों को जाति धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया था। इससे क्या हुआ? लड़ाइयाँ, झगड़े और दंगे हुए। इन सब से हमने क्या सीखा कि भारत का जो संविधान होगा उसमें सब नागरिकों को समान माना जाएगा। जाति धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। हमने अपने संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकारों को शामिल किया है। पिछले पेज में हमने समझे हैं, याद होगा आपको। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक अलग वीडियो में कराया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी देख लेना है और पाठ को अच्छे से समझ लेना है।